मतलब हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें तो मैंने 70 to 80% ये नोटिस किया है कि मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो यूजुअली वो 10 से 12 घंटे की सिटिंग वाला या तो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग्स के काम हैं वो निकलते हैं। फिशर की कुछ कंडीशंस में ऐसी हैं जिनको ट्रीट नहीं किया और प्रॉपर इनका इलाज नहीं हुआ तो वो भगंदर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तीसरा जो फिशर है, फिशर के अगर हम कारण को देखें तो यूजुअली कॉन्स्टिपेशन बना रहना, जो कब्ज़ है एक आम समस्या हो चुकी है आजकल, तो जो कब्ज़ है, कब्ज़ बना रहना वो उसका मुख्य कारण है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात हुई कब्ज एक मुख्य कारण इन बीमारियों का होता है, तो कैसे लोग इस कब्ज को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से? आप थोड़ा सा डॉक्टर साहब कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपचार जिनसे लोग बवासीर, भगंदर या फिशर जैसी समस्या से बच सकें, उनको थोड़ा निजात मिल सके, वो थोड़ा सा आप बताइए। T stands for take only 2 to 3 minutes in toilet and O stands for go once daily for defecation। स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोग की, एक ऐसी समस्या की जिसके बारे में लोग बात करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। उस हेजिटेशन की वजह से वो ज़्यादातर उस बीमारी का इलाज भी नहीं करा पाते हैं और समस्या बढ़ते बढ़ते बहुत गंभीर हो जाती है। हमारे साथ है आज डॉक्टर वैद राहुल चौहान जी, जो पिछले 15 साल से गुदा रोग विशेषज्ञ हैं, बागपत और गाजियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। इनसे आज हम जानेंगे बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी समस्याओं के बारे में। इनके क्या कारण होते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं और कैसे इनसे निजात पा सकते हैं, विस्तार से इस में हम बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बवासीर, भगंदर और फिशर आखिर होते क्यों है? आयुर्वेद में किस तरह से इनका होने का कारण बताया गया है? धन्यवाद। जो भी गुदा रोग हैं तीनों, मतलब अब मुख्यतः 3 गुदा रोग हैं, बवासीर, भगंदर और फिशर, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रैक्टिस में देखने को मिलता है वो फिशर है। और जो आम भाषा में जो आम जनता है वो सभी चीज़ों को बवासीर से संबोधित करती है। तो ऐसे में ये आम जनता के लिए ये ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि इनमें अंतर क्या है। वो सभी, मतलब बुधा से संबंधित जितने भी उनको रोग होते हैं वो सबको बवासीर से ही संबोधित करते हैं। तीनों के कारण अलग अलग होते हैं। अगर हम बवासीर या अर्श या पाइल्स, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करें तो मंदाग्नि उसका मुख्य कारण होता है। अगर अग्नि मंद है और रेगुलर कॉन्स्टिपेशन है व्यक्ति को, तो उसको जो उसके मल द्वार में जो हिमोरॉइड्स जो जन्म से ही होते हैं, वो बेसिकली वेन्स का एक प्लेक्सस होते हैं, गुच्छा होते हैं, उस पे कठोर मल उनको खुरचता हुआ निकल निकल जाता है। इस वजह से उनमें सूजन आती है और बार बार जोर लगाकर मल त्याग करने की वजह से वो कटते हैं और उनसे खून आना शुरू हो जाता है। अर्श को ही या पाइल्स को ही अगर थोड़ा और हम एक्सप्लेन करें तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जिसको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में डिवाइड किया जाता है। ग्रेड 1 जो पाइल्स होते हैं वो सिर्फ उनमें ब्लड आता है, कोई दर्द नहीं होता पेशेंट को, या जो भी व्यक्ति है जिसको ये हुआ है वो जाएगा टॉयलेट में, मल त्याग के समय उसको खून की बूंदें नीचे टपकती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन हाथ से उन्हें कुछ मांस वहाँ महसूस नहीं होता है। तो ये यूजुअली सबसे प्राथमिक और ग्रेड 1 स्टेज होती है, जिसको घरेलू उपचार से और दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। इसके बाद की जो कंडीशन है वो ग्रेड 2 होती है, उसमें इन्हीं पाइल मासिस का साइज थोड़ा बढ़ जाता है और ये जो मल त्याग के बाद में जब मतलब जो वॉशिंग की जाती है उस टाइम पे उनको महसूस होता है कि हाँ, कुछ हमको सूजन टाइप वहाँ महसूस हो रही है, दाना टाइप है, ले और ये अपने आप अंदर चली जाती है जब वो मल त्याग के बाद पेशेंट खड़ा होता है। इसके बाद की कंडीशन अगर यही कंटिन्यू होती रहे, यही लाइफस्टाइल चलता रहे, तो ग्रेड 3 पाइल्स में कन्वर्ट होता है, जिसमें
बड़े बड़े हिमरॉइड्स जो हैं या पाइल मासेस हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जो पेशेंट है उसको अपने हाथ से उनको अंदर करना पड़ता है। यहाँ पे भी अगर उनका उपचार ना हो या कंडीशन इसी तरीके से खींची जाती रहे, तो फिर वो ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें फिर वो हाथ से भी अंदर नहीं आते और परमानेंट ही बाहर मांस या मोटे मोटे मस्से टाइप बाहर दिखाई देते हैं, तो वो ग्रेड 4 होता है। अब इनकी अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग चिकित्सा होती है। दूसरी बीमारी जिसको भगंदर के नाम से आम जनता जानती है, उसमें क्या होता है कि जो एनल कनाल है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और अंदर ही एक फोड़ा टाइप बन जाता है उसके पास में, और वो फोड़ा रास्ता बनाते हुए बाहर एक फुंसी के रूप में दिखाई देता है। तो जो कॉमन पहचान अगर किसी भी इंसान को भगंदर होने की संभावना है, तो वो उनको सबसे पहले जो गुदा मार्ग है, जो एनल ओपनिंग है, उसके आसपास फुंसी के रूप में होती है। और वो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आसपास चिकित्सालय जाते हैं या मेडिकल स्टोर जाते हैं और दवाई लेके उस फुंसी का उपचार करने की सोचते हैं। वो ये सोचते ही नहीं है कि ये कुछ बड़ी व्याधि भी हो सकती है। अब जब दवाई लेते हैं तो वो सबसाइड हो जाता है, एब्सेस भी थोड़ा शांत सा हो जाता है, या फिर वो फूट जाता है और पस बाहर निकल जाता है, उनको आराम आ जाता है। वो एंटीबायोटिक खाते हैं और जीवन आगे चलता है। लेकिन वो जो बैक्टीरिया है वो दोबारा से कॉलोनी बनाती है, दोबारा से एब्सेस बनता है, और वो और लंबे तरीके से लंबा एक टाइप बन जाता है। वो ट्रैक की जो फॉर्मेशन हो गई है, जो नाड़ी एक फॉर्मेशन हो गई है, उसको भगंदर कहा जाता है। तो इसमें गुदा मार्ग के आसपास फुंसियां होती हैं, ये एक पहचान है कि हाँ, ये भविष्य में भगंदर बन सकता है। इसका अगर उपचार ना किया जाए तो ये और बड़ा रूप ले लेता है और उसमें ब्रांचेस बनती चली जाती हैं। तीसरी व्याधि जो गुदा रोग में सामान्य रूप से देखने को मिलती है वो फिशर होती है। इसको फिशर इन नैनो, आयुर्वेद में उसको परिवर्तिका बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मनुष्य जोर लगा के अगर मल का त्याग करता है और स्टूल उसका हार्ड है, तो नॉर्मल ही स्किन पे एक कट लगता हुआ चला जाता है, और जिससे जो उसका ब्लड है वो मल के ऊपर लगा हुआ उसको दिखाई देता है। मतलब इसमें टप टप करके भी ब्लड आ सकता है और वो एक लाइन बन के भी मल के ऊपर दिखाई देती है। जो मुख्य पहचान है इसकी, लगभग 90% जो केसेस हैं उनमें मल त्याग और मल त्याग के बाद में उसको 15-20 मिनट आधा घंटा कैंची के काटने जैसा दर्द या पीड़ा एक बनी रहती है, और पेशेंट जो डॉक्टर के पास आते हैं उस दर्द की वजह से आते हैं। तो वो हम जब पेशेंट आके हमको बताता है कि मुझे पोटी के टाइम पे बहुत दर्द हो रहा है, मल त्याग के टाइम पे बहुत दर्द हो रहा है, या उसके बाद में भी दर्द है, दिन भर खुजली कैंची के काटने जैसी लग रहा है कि वहाँ कुछ कटा है, तो वो हमारा दिमाग पहले ही चला जाता है कि ये फिशर की तरफ जाएंगे। और जब उनका हम चेकअप करते हैं तो यूजुअली निकलता है कि हाँ, फिशर है। तो इस तरीके से इन तीनों बीमारियों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम गुदा रोगों के कारणों के बारे में देखें, तो जो पाइल्स हैं उसमें यूजुअली जो मंदाग्नि है वो, और जो लाइफस्टाइल है वो मुख्य कारण होता है। आजकल देर रात तक जागते हैं लोग और देर से उठते हैं, मल त्याग का उनका सही समय नहीं है, कभी किसी टाइम कभी किसी टाइम, वो प्लस में जो मंदाग्नि है जिसकी वजह से उनको पाचन नहीं हो रहा है, ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब हो रहे हैं। तो इस वजह से जो उनको पाइल्स की शिकायत बननी शुरू होती है, वो बढ़ती चली जाती है। जब हार्ड स्टूल होता है वो पास करते हैं, तो उससे ब्लीडिंग वगैरह एसोसिएट होकर उनके साइज बढ़ते हुए चले जाते हैं। भगंदर के अगर हम कारण की बात करें, तो यूजुअली देखा गया है कि जो लोग ज्यादा देर बैठते हैं, मतलब हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें तो मैंने 70 to 80% ये नोटिस किया है कि मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो यूजुअली वो 10 से 12 घंटे की सिटिंग वाला, या तो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग्स के काम है, वो निकलते हैं। तो वो यूजुअली एक कारण देखा जाता है भगंदर में। और जो एनल इन्फेक्शन है, ज- जो एनल कैनाल है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन है, फुंसी होने की टेंडेंसी है, तो फिर वो भविष्य में भगंदर बनते हैं। भगंदर का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि कोई एक्सीडेंट अगर हो गया, वहां चोट लग गई है, या कोई सर्जरी है, या पहले फोड़ा हुआ और वो सही से चिकित्सा नहीं हुई उसकी, तो वो भगंदर का रूप ले लेता है। फिशर की कुछ कंडीशंस में
ऐसी हैं जिनको ट्रीट नहीं किया और प्रॉपर इनका इलाज नहीं हुआ तो वो भगंदर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तीसरा जो फिशर है, फिशर के अगर हम कारण को देखें तो यूजुअली कॉन्स्टिपेशन बना रहना, जो कब्ज है एक आम समस्या हो चुकी है आजकल। तो जो कब्ज है, कब्ज बना रहना वो उसका मुख्य कारण है। प्लस मल त्याग के समय जोर लगाना। फिशर के हर पेशेंट के साथ हम यही चीज देखने को मिलती है हमें, कि हम उनसे पूछते हैं कि आप मल त्याग के समय जोर लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जोर लगाना ही पड़ता है, तब जाके मल बाहर निकलता है। तो ये एक साइकिल की तरह है कि वो जोर लगा रहे हैं तो कट लग रहा है, कट लग रहा है तो एनल के अंदर टोन बढ़ जा रही है, उसकी हाइपरटोनिक एनल कैनाल हो जा रही है, और उसको फिर दोबारा से जोर लगाना पड़ता है। तो एक साइकिल के अंदर वो फंस जाता है पेशेंट, तो बार बार उसको फिशर होता है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात हुई कब्ज एक मुख्य कारण इन बीमारियों का होता है, तो कैसे लोग इस कब्ज को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से? आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। कब्ज आज की डेट में एक बहुत गंभीर समस्या बन के सामने आ रही है, और कब्ज इस बात पे डिपेंड करता है कि वो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, या उन्होंने जो बार बार कब्ज को ठीक करने की जो दवाइयाँ खाई हुई हैं वो ज़्यादा खा रखी हैं, तो उस वजह से उनको कब्ज है। अब उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जो लेग्जेटिव या वो चूर्ण वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कि बार बार खा के अब उनको बिना उसके नहीं मल त्याग होता है। अब ऐसे में कब्ज से अगर निजात पानी है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी आंतों की रुक्षता कम हो। यूजुअली क्या होता है कि जो दवाइयाँ जिनसे हम कब्ज को दूर करने की या मल त्याग करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे आंतों का जलयांश खत्म करते हैं, और वो मल त्याग तो करा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी आंतें रुक्ष होती चली जाती हैं। एक कॉमन सी चीज है आजकल, लोग अपने खाने में घी कम कर चुके हैं, जो देशी घी है वो कम कर चुके हैं। वो ये सोचते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या और व्याधि आ जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि घी बहुत ज़रूरी है, और डेली 1 से 2 चम्मच तो शरीर के अंदर जाना ही चाहिए। अब अगर हम कब्ज को घर में ठीक करने की बात करें तो हम घी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डेली शरीर के अंदर घी जाना बहुत ज़रूरी है, उससे आंतों के अंदर स्निग्धता आती है, और मल जो है सुचारू रूप से बाहर निकल जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसे कब्ज से मुक्ति पानी है, तो उसको एक योग है बहुत कॉमन, सभी लोग जानते हैं, त्रिफला मार्केट में आता है। हरित की, विबत की और आमल की का एक चूर्ण होता है मिक्स, तो वो त्रिफला से शुरू कर सकते हैं। आधा से 1 चम्मच डेली रात को लेना शुरू करें, और इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी कब्ज कितनी पुरानी है, तो वो 1 से 3 महीने तक भी इसको लेंगे। ये एक तो नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, ऐसा नहीं है कि कब आप इसको लेना छोड़ देंगे तो दोबारा से आपकी कंडीशन वैसी हो जाएगी। साथ ही अपनी डाइट के अंदर फाइबर बढ़ाना है। फाइबर यूजुअली मतलब आप आम तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आपको ईसबगोल रात को लेना शुरू करना चाहिए। गर्म पानी के अंदर ईसबगोल और घी अगर आप डाल के लेंगे, तो आपको धीमे 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 आंतों के अंदर स्निग्धता आनी शुरू हो जाएगी, और मल बंद के आना आपका शुरू हो जाएगा। साथ में त्रिफला, ये बेसिक जो ये छोटी सी चीजें हैं, इनसे ही आपका मल नियमित होकर आना शुरू हो जाएगा, और आप कब्ज से धीमे 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 करके निजात पाना शुरू करेंगे। अपने खाने के अंदर तला, मैदा से बनी चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजें जो पित्त बढ़ाती हैं वो ना सेवन करें, और फाइबर, फ्रूट्स, पपीता, अमरूद इत्यादि का अगर आप सेवन अपनी लाइफस्टाइल में लेके आते हैं, तो धीमे धीमे करके आप कब्ज से मुक्ति पा जाएंगे। और साथ ही जो ये मैंने गुदा रोग वर्णित किए हैं, इनसे भी धीमे धीमे आपको निजात मिलेगी। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपचार जिनसे लोग बवासीर, भगंदर या फिशर जैसी समस्या से बच सकें, उनको थोड़ा निजात मिल सके, वो थोड़ा सा आप बताइएगा। आमतौर पर जो फिशर है, जो कि यूजुअली हम देखें एक रेशो है कि गुदा रोगों में सबसे ज़्यादा होने वाली और कॉमनली होने वाली व्याधि है फिशर। उसमें कट लग जाता है, दर्द होता है, तो उसके लिए दो काम हैं जो इंसान कर सकता है। एक तो आसपास किसी भी स्टोर से ना एक जात्यादि तेल मिल जाता है, तो जात्यादि तेल को रुई में भिगा के उस जगह पे लगाना है जहाँ पे आपका जख्म है,
और दूसरा फिटकरी का चूर्ण बना लेंगे, फिटकरी डाल के और गुनगुने पानी के अंदर बैठ के सिकाई करनी है रोजाना 5 से 10 मिनट, दिन में 2 बार। अगर ये सिकाई हो जाए और जो जात्यादि तेल है उसका पिचू या जो रुई में लगा के वहां पे रखा के वो दवाई लगा दी जाए तो बहुत जल्दी ही इसमें लाभ मिलने की संभावनाएं होती। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी आयुर्वेदिक विधि है जिससे बगंदर जैसी समस्या का बिना सर्जरी के इलाज हो सके? बिल्कुल, आयुर्वेद के अंदर क्षार सूत्र एक ऐसी चिकित्सा है जिसका वर्णन किया गया है। इसमें हल्दी, अपमार्ग क्षार और स्नूही क्षीर, इन तीनों के मिश्रण से एक धागा बनाया जाता है जिसे हम क्षार सूत्र बोलते हैं। और भगंदर के अंदर हम उस क्षार सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जिससे बिना बड़ी सर्जरी, बिना किसी बड़े चीरा लगाए वो धागा उस भगंदर के पूरे ट्रैक में डाल दिया जाता है और वो धीमे धीमे पीछे से हील करता हुआ आता है और आगे से कटिंग करता हुआ आता है और शरीर से उस नाड़ी को, जो भगंदर रूपी नाड़ी है जो शरीर के अंदर आ गई, उसको धीमे धीमे करके निकाल दिया जाता है। इसमें यूजुअली हर हफ्ते हम उस धागे को बदलते हैं, पुराना धागा निकालते हैं, नया धागा डाल देते हैं। और इसकी जो अच्छाई है वो ये है कि इसमें भगंदर की दोबारा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। डॉक्टर साहब, बगंदर जैसे केस में एमआरआई रिपोर्ट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए। एमआरआई एटलीस्ट भगंदर के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी कोई पेशेंट आए जिसमें आपको डाउट है कि उनको एब्सेस है या कोई एक नाड़ी व्रण बना हुआ है तो उसमें एमआरआई आप ज़रूर कराएं। ये एडवाइस है जो चिकित्सक हैं, जो हार्सूत्र चिकित्सा कर रहे हैं। भगंदर के केस में हमेशा आपको एमआरआई करानी चाहिए। इससे आपको जो फिस्टुला है उसकी ब्रांचेस का पता चल जाता है, उसकी स्टेजेस का पता चल जाता है कि ये किस किस तरीके का है और इसकी ब्रांच किधर किधर होके गई है, तो उसमें आपकी सर्जरी करने में भी सुलभ रहता है। और आने वाले समय में अगर कभी ऐसा डाउट पेशेंट को होता है कि मुझे भगंदर नहीं था और डॉक्टर साहब ने बिना भगंदर के ही मेरी भगंदर की सर्जरी कर दी, तो आप सेफ साइड हो जाते हैं कि आपको कल को दिखाने के लिए रहेगा एमआरआई कि हाँ आपको इस तरीके से फिस्टुला था और इस वजह से मैंने क्षार सूत्र चिकित्सा इसमें की है। तो एमआरआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भगंदर के केस में। डॉक्टर साहब, कोई स्पेशल केस जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? क्षार सूत्र में की सफलताओं में अगर मैं किसी केस को सबसे ज़्यादा याद रखता हूँ तो हमारे एक पेशेंट थे मिस्टर नवीन। तो उनको जो रिकरेंट फिस्टुला होते रहते थे और वो इधर उधर चिकित्सा कराते थे और उनका फिस्टुला बढ़ते बढ़ते पैर यहाँ काफ मसल तक पहुंच गया था और बहुत सारे नाड़ी उनमें व्रण बन गए थे, बहुत सारे एब्सेस थे। तो वो उनको एक साथ 5 क्षार सूत्र लगते थे, करीब 1.5 साल के करीब वो उनका क्षार सूत्र बदले गए और वो पूर्ण तरीके से ठीक हुए क्षार सूत्र से। फिर उनको बाद में दोबारा वो नहीं हुआ। तो वो एक केस था जो मुझे लगता था कि हाँ, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको क्षार सूत्र से सफलता मिली। डॉक्टर साहब, चलते चलते कुछ टिप्स हमारे दर्शकों के लिए आप बताइएगा। मैं अपने सभी पेशेंट्स को यूजुअली एक फॉर्मूला है TONE, टोन, उस पे वर्क करने के लिए बोलता हूँ। T स्टैंड्स फॉर टेक ओनली 2 to 3 minutes इन टॉयलेट एंड O स्टैंड्स फॉर गो वंस डेली फॉर डेफिकेशन, N स्टैंड फॉर नेवर एक्सर्ट प्रेशर इन टॉयलेट एंड E स्टैंड्स फॉर टेक एनफ वाटर ड्यूरिंग द डे। तो अगर इन 4 चीज़ों पे पेशेंट फोकस अगर कर ले तो इन सभी समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। और दर्शकों से यही अपील कि आप वीडियो को ज़रूर से देखें और उम्मीद है कि आपको इसमें मिली जानकारी से काफ़ी निजात मिलेगी। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये कोई समस्या है तो आप हेजिटेशन फील ना करें, समय रहते इलाज ज़रूर कराएं। साथ ही साथ आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।